कीड़ा कीड़ा होता है। पर यूरोप में जब 16वीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी में जब वो दुनिया भर में काबू पाने लगे तो दुनिया भर से वो चीज वापस यूरोप भेजने लगे। और 2 मिनट देख के थोड़ा सा इतिहास को देख लेते हैं कि जो पहले भी 2000 साल से भारतीय और एशिया के मसाले यूरोप भेजे जा रहे थे। और वो जरूरी इसलिए था क्योंकि यूरोप में 6 महीना प्रिजर्व्ड खाना खाना पड़ता था, क्योंकि वहां फसल होते नहीं थे, बर्फ होता था बाहर। तो उसको अगर आप नमक वाला मीट, नमक वाला मछली कब तक खाएंगे? नमक से प्रिजर्व करते थे ना, तो वो इतना ना है। पर अगर आप उसमें काली मिर्च मिला दो तो वो रोज खा सकते हैं, उसका स्वाद ही पूरा बदल देता है। तो इसलिए काली मिर्च का पुराने जमाने में बहुत महत्व था। तो वो यहाँ से जाता था। अब यहाँ से जो जाता था तो वो आपके कुवैत से लेकर ऊंट पे चढ़ा के, खच्चर पे चढ़ा के रेगिस्तान पार, अरेबिया पार दमास्कस पहुंचता था। और वहां से वो जहाज से वेनिस पहुंचता था इटली में, और वहां से बढ़ता था। तो रास्ते भर में हर 10 कदम में छोटे छोटे डकैत बोली उनको या सुल्तान शेख वगैरह होते थे, और वो अपना उससे हफ्ता निकालते थे जो भी वहां से गुजर रहा होता था। होते होते उस काली मिर्च का दाम बहुत महंगा हो जाता था। यहाँ पे अगर 5 रुपए किलो बिकता था तो वेनिस पहुंचने तक के 50 रुपए किलो हो जाता था, इन सबको बांटते बांटते। तो महंगा बिकता था। जब इस्लाम फैला तो उन्होंने ईसाइयों का सप्लाई रूट्स काट दिए, तो और भी महंगा कर दिया। तो जो ये बीच में जो इस्लाम का इलाका बना, तो वहां से जो है वो, क्योंकि ईसाइयों को और भी महंगा, और भी नहीं छोड़ो उनसे, तो बहुत महंगा पड़ने लगा। तो यूरोपियन ढूंढ रहे थे कि कोई अलग रास्ता मिले एशिया को जहां से हम ये मसाले ला पाए यूरोप। तो जब उन्होंने वास्को द गामा ने वो समुद्र का रूट निकाला। अब जब समुद्र का रूट निकाला तो जब वो बिना रेगिस्तान पार करके आने लगा, भारत में खरीदा तो 5 रुपए किलो, और यूरोप गए तो 50 रुपए किलो बेचा, तो 45 रुपए का मुनाफा उसकी जेब में आ गया। तो इतिहास में पहली बार व्यापारी, बहुत अमीर व्यापारी उभर पड़े। उससे पहले जो अमीर लोग होते थे वो जमींदार होते थे, जमीन में धन था। पर अब व्यापारियों के पास धन आ गया, तो उन्होंने और भी शिप्स दिए, और भी व्यापार बढ़ाया। अब जब खुद तो जा नहीं पा रहे थे, मालिक थे, तो जो कप्तान थे जब वो लेके आते थे उनका भी बहुत पैसा मिलता था, उनका कट मिलता था प्रॉफिट में। तो जब वो मान के चलिए 10 शिप है मालिक के पास, 10 कप्तान है, वो जा रहे हैं, पर वो कप्तान बनने के लिए तो बहुत कंपटीशन था। तो जब कप्तान समुद्र में जा रहा था तो तब तक उसके शत्रु आके मालिक थोड़ा सा भड़का देते थे कि भाई अगले वाले में उसको मत भेजो, हमें भेजना। अब वो वापस आए तो पता चला उसका नौकरी कट गया और दूसरे वाले को बैठा दिया, ऐसे होने लगा। तो फिर उन्होंने समझा कि हमें मालिक को खुश करना पड़ेगा। तो जब यहाँ आते थे तो वो जो काली मिर्च वगैरह वो तो डालते ही डालते थे, पर उसके अलावा भी कुछ स्पेशल लेके जाते थे ना, पर्सनल गिफ्ट। और समय बीता और फिर वो न केवल मालिक के लिए पर मालिक की बीवी के लिए ले जाने लगे, क्योंकि अगर बीवी ने कहा इसको रखो तो फिर वो सुनना पड़ेगा। तो जो लेडीज थे उनके लिए वो ले जाने लगे, और वो अजीब अजीब चीज ले जाने लगे। और वो लेडीज क्या करते थे, वो अपने सजा को, जब शिप आता था उनका कप्तान उनके लिए कुछ लाता था, वो सजाते थे अपने ड्राइंग रूम में, और फिर वो अपने दोस्तों को बुलाते थे कि आइए देखिए। और वो जल्द के रात हो जाते थे, फिर वो जाते थे वापस अपने कप्तान को बोलते थे तुम मुझसे अच्छा कुछ ले आओ। तो ये कंपटीशन होने लगा। तो ये शुरू में अलमारी में, कांच के अलमारी में रखे जाते थे, जिनको कैबिनेट्स ऑफ क्यूरियोसिटीज कहते थे। होते होते वो और भी आने लगा, आते रहा, तो वो कमरे भर गए उनके। तो वो है म्यूजियम्स का जड़, वहां से शुरू हुए हैं जो आज के दिन म्यूजियम्स हैं। और क्योंकि कप्तान जा रहे थे और कुछ विचित्र चीज ले जाना पड़ रहा था उनको वापस, तो वो ढूंढने लगे कि भाई अब शुरू में जो है, जो यहाँ के लोग थे, एशिया के लोग थे, उन्होंने कहा ठीक है लोगों को अजीब चिड़िया चाहिए, अजीब चीज, तो वो बनाने लगे चीज। वो सिल के इसका खाल, उसका चोंच, उसके सींग सिल के वो जानवर बनाने लगे, है ना। तो बल्कि जब पहला प्लैटिपस जानते हो ना, जब पहला प्लैटिपस का खाल गया वापस, तो सबने कहा ये तो वही जोड़ रखा है इसको,
बतख का चोंच और किसी का दोस्त बाल और ये वो, फिर उन्होंने ढूंढा कि सिर कहाँ रखा है इसको, फिर पता चला सिलाई नहीं थी उसमें, तो उनको मानना पड़ा कि ये वास्तव में कोई जानवर है जो ऐसा है। तो ये जब ये सारी चीजें वापस आने लगे, वो मजबूरन उनके नाम भी चाहिए। अब जो लोकल थे, जो यहाँ थे, उनका तो नाम, उन्होंने तो नाम ही नहीं दिए थे इन चीजों का, ये तो तितली है, तो कीड़ा है ना। तो वहां पे क्लासिफिकेशन का सिस्टम बनना पड़ा, मजबूर हो गए। तो क्लासिफिकेशन का सिस्टम बना, उसमें जो है टांग इस्तेमाल किए गए। वेलकम। तो टांग एक चीज बने जिससे क्लासिफिकेशन हो सकता है। तो कोई भी चीज जिसके 6 टांग है उसको इंसेक्ट बुलाया कि कोई भी 4 टांग वाला, बच्चे बताएंगे कि कोई 4 टांग वाला, कम ऑन हु इज द लिटिल चिल्ड्रन है, 4 टांग वाला क्या होता है? अच्छा ऊपर को जाते हैं। 6 टांग की 8 टांग क्या होता है? अराक्निड मतलब स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर। 10 टांग वाला कौन होता है? अगर आपके 10 टांग में कौन क्या है? देखा पड़ा, वो तो आपने ग्रीक में वही बात बोली, देखा मीन्स 10 टांग। 10 टांग अगर आपके हैं तो आप क्या चीज है? क्या क्रैब, यूर अ क्रैब। एंड उससे ऊपर फिर मिलीपीड, सेंटीपीड, मिलीपीड आ जाते हैं, और फिर नीचे को आते हैं। 4 टांग है तो क्या चीज है? एनिमल। लैटिन शब्द एनिमस में से आता है। एनिमस मीन्स मूवमेंट। तो जो भी चीज हिल सकता है, पौधे नहीं हिल सकते हैं, तो कोई भी चीज हिल सकता है उसका एनिमल बोलते हैं, वो बंटवारा है। तो एनिमल नाम, इंसेक्ट भी एनिमल है, स्कॉर्पियन भी एनिमल है, सब। 4 टांग वाला कौन है? हाँ, बटरफ्लाई 6 टांग में इंसेक्ट। हाँ हम हैं 4 टांग है ना। ओके, तो 4 टांग है तो इंसान है। 2 टांग वाला कौन है? आपके 2 टांग है तो आप क्या है? हाँ, टांग नहीं है तो अगर 6 टांग है तो आप इंसेक्ट हैं। तो इनकी आप देख सकते हैं 3 जोड़ी है, फोरलेग, मिड लेग, हाइंड लेग, है ना। और अगर आपके 6 टांग है और उसको छुआ, उसका रंग निकल गया तो तितली पकड़ता है। इट्स अ लेपिडोप्टेरा, क्योंकि जो रंग आपके मुट्ठी में उतरता है ये इनके पंख में छोटे छोटे पाउडर जैसा स्केल्स होता है, और जब इसको छूते हैं तो वो जो धूल चिपकता है वो ये वेरी बैड। So the scales that stick to your finger वो लेपिडोस होता है। तो इनका नाम टेरॉन मतलब पंख, लेपिडोस मतलब स्केल, तो स्केल विंग इनका नाम है। तो कोई भी कीड़ा आपने छू दिया और उसका रंग निकला तो वो तितली पकड़ गया है, चाहे उसके पंख है या नहीं है। कुछ पतंगे हैं उनके पंख होते नहीं है, पर कभी भी उनकी बॉडी से वो स्केल्स निकल जाते हैं। ठीक है, ओके। सो यू नो व्हाट इज बटरफ्लाई एंड मॉथ इज। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। अब बटरफ्लाई और मॉथ में क्या फर्क है ना? वास्तव में कोई फर्क नहीं है। ये सब लेपिडोप्टेरा होते हैं और करीब 20,000 तितली है, 19,400 से 20,000 के बीच में, और करीब 2 लाख पतंगे हैं डिस्क्राइब्ड, और उससे कहीं ज्यादा भी हो सकते हैं। तो 10 गुना ज्यादा मॉथ्स हैं। और अगर आप प्रिमिटिव टू एडवांस का वो ग्राफ लें तो प्रिमिटिव मॉथ होते हैं, बीच में पतला सा 20,000 तितली है, और फिर एडवांस मॉथ होते हैं। फीचर मतलब माउथ पार्ट्स, लेग्स, ये वो देखा जाए तो प्रिमिटिव ये बटरफ्लाई जो है ना प्रिमिटिव है ना एडवांस्ड है, बीच के हैं। तो उनमें कोई खासियत अपने आप में कुछ नहीं है। तो हाँ, आप बताइए आपके स्कूल में क्या बताया गया डिफरेंस बिटवीन बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स? Their wings are different sizes, therefore they नहीं बेटा, वो डिफरेंट साइजेस। तो सबसे छोटा लेपिडोप्टेरा मॉथ होता है, सबसे बड़ा इंसेक्ट मॉथ है। तो बटरफ्लाई वही बीच में आ गए। आप कोई बता सकते हैं तितली पतंगे में आपके मन में क्या है फर्क? Yes, go ahead. कलर
even some moths are coming. ओके, पर मॉथ्स अगर आप कल के सेशन में आएंगे तो आप देखेंगे कि मॉथ भी काफी तेज रंग होते हैं और बहुत सारे बटरफ्लाइज हैं जो बहुत धुंधले रंग होते हैं। जो उनके रंग जो होते हैं वो उनके सर्वाइवल स्ट्रेटजी से संबंधित है। तो जो रात को उड़ने वाले पतंगे हैं वो अक्सर धुंधले रंग रखते हैं अपने ऊपर वाले पंख पे ताकि उनको दिन में नजर ना पड़े। और पर जो जहरीले मॉथ्स होते हैं वो उनका तेज रंग, उनका काम है ध्यान खींचने का, तो वो बहुत तेज रंग होते हैं कहीं ज्यादा तितली के मुकाबले। और जो तितली घने जंगलों में होते हैं वो अक्सर भूरे रंग के होते हैं क्योंकि वो यूवी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि वहां जंगल के अंदर छाया में सनलाइट तो आता नहीं है, तो यूवी आता है तो वो फोटो इलेक्ट्रिक से मतलब यूवी लाइट से वो अपना बिजली बनाते हैं जिससे अपना गर्मी बनाते हैं जिससे वो उड़ पाते हैं, तो उनका ब्राउन अक्सर होता है। What else you saying? Butterflies are very common in the ओके, तितली दिन में उड़ते हैं, पतंगे रात को उड़ते हैं। 20,000 करीब तितली हैं, उससे ज्यादा दिन में उड़ने वाले पतंगे हैं। They are more day-flying moths than all butterflies put together. वो भी खारिज हो गया है। The position of wings while resting. Not in all moths and butterflies. वो जब बैठते हैं तो कैसे उनके पंख रखते हैं, बहुत सारे मॉथ्स हैं जो तितली की तरह बैठते हैं और कई सारे तितली हैं जो चपटा बैठते हैं मॉथ्स की तरह स्किपर्स में, तो वो भी बात हो गई, वो भी नहीं। कैटरपिलर का स्कूल में सिर्फ बटरफ्लाई से एसोसिएशन कैटरपिलर का एसोसिएशन ओनली बटरफ्लाई से पढ़ा था, नॉट विद मॉथ्स, आई डोंट नो द फैक्ट। हाँ नहीं, मॉथ्स में ऑल द वैरायटी जितना बटरफ्लाई में है और सो मच मोर 10 टाइम्स मोर मॉथ्स में। कुछ मॉथ्स ककून बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते। एक ही ग्रुप है बटरफ्लाइज में जो ककून बनाते हैं, वो स्नो अपोलोस आपके लद्दाख वाले, और बाकी जो है कोई नहीं बनाता है, पर ऑल द वेरिएंट्स आर देयर। इट्स अबाउट सर्वाइवल कि ये परिस्थिति में हम कैसे सर्वाइव करें, तो उस हिसाब से वो एडजस्ट करते हैं। One more difference we learned is that the butterfly caterpillar doesn't form group while moving, but the moth butterfly forms the group. Only one family, two families. एक है जो भूरे रंग के मॉथ्स होते हैं, उनको गेओमेट्रीडे कहते हैं। गेओमेट्रीडे नाम सुना होगा। गेओमेट्रीडे इसलिए कहते हैं क्योंकि गेओ मतलब पृथ्वी, मेट्रिक मतलब नापने वाला। तो पुराने जमाने में जो नाप होता था, रूलर वगैरह तो थे नहीं, तो हाथ से नापते थे ना, तो वो ऐसे करके चलता है, तो उसको पृथ्वी को नापने वाला, गेओमेट्री पृथ्वी को नापते हुए चलता है वो। एंड देन यू हैव द सेमी लूपर्स जिनके भी बीच में प्रोलेग्स नहीं होते हैं, सब नॉट्रिक, बट बाकी जितने मॉथ्स हैं उनके वो सीधा चलते हैं। सो इट्स नॉट अ यूनिवर्सल डिस्टिंक्शन। So can you repeat what you said about the colors of the wings, the UV light? बेटा ऐसे है कि तितली जो है, आपने देखा होगा कि वो उड़ के जाके बैठती है और फिर अपने पंख को ऐसे ऐसे करती है, देखा? तो वो क्या कर रही होती है, जो सूर्य के किरण है वो the wings are reflectors and they are reflecting the light of the sunlight onto the body जहां पे वो absorb किया जाता है, ठीक है? तो they have to warm their body up to 37 degrees centigrade in order to fly. अब 37 डिग्री में और कौन ऑपरेट करता है? ह्यूमन्स। तो बटरफ्लाई और ह्यूमन में क्या संबंध है कि 37 में एक जादुई आंकड़ा है कि भाई तुम भी 37 में हम भी, कोई 42 में नहीं आते, कोई 50 में नहीं आता, 25 में नहीं आता, 37 क्यों? Anybody? Why 37 degrees? No. 37 degrees is the temperature at which glucose breaks down into energy. Right? Glucose metabolizes. तो वो भी ग्लूकोज में चल रहे हैं, हम भी ग्लूकोज में चल रहे हैं। Right? तो अब हम तो अंदर से गर्म करते हैं अपने आप को, उनको बाहर से गर्म करना पड़ता है। अब जो धूप में जो घूमते हैं या जंगल के बाहर जो घूमते हैं, उनका तो धूप से सीधा होता है, इसलिए जब जहां बादल आ जाते हैं तितली छाप कोई नहीं उड़ रहा होता है। अगर उड़ता है बड़े कमजोर तरीके से उड़ता है क्योंकि वो मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा है। पर जो जंगल के अंदर घूमते हैं, उन्होंने अपना पूरा सिस्टम बनाया कि हम बाहर नहीं जा सकते हैं, तो वो ब्राउन अक्सर होते हैं। और ब्राउन, तितलियों का रंग जो ब्राउन है वो एक अल्ट्रावायलेट शेड है जो हमें नहीं दिखाई देता। असली में ब्लू है वो, पर हमें जो है ब्राउन दिखता है क्योंकि वो रंग हमें दिखता नहीं है। तो आवर ब्रेन इंटरप्रेट्स दैट एज ब्राउन। तो हम सोचते हैं कि धुंधला रंग है, पर एक्चुअली वो चमकता हुआ नीला है। और वो जो है, क्योंकि उनको डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ रहा है, पर उनको जो डिफ्यूज सनलाइट पड़ रहा है,
So they would probably be absorbing the UV spectrum, and since the UV spectrum doesn't contain heat, it is the reds that contain the heat, not the violets. Understand? So they would be using some photovoltaic process to convert that light into energy, because it's not heat they're converting into energy, they're converting light into energy. So there would be an intermediate stage where that light would be converted into heat, and that would warm them up to 37 degrees, because वो भी glucose आधारित है. Is it true for all the blue color? No, browns. Forest butterflies. If you take them out in the sun, they overheat immediately. They can't operate. जो जंगल में घने जंगल में रहने वाले brown butterflies हैं, उनको आप बाहर धूप में ले आइए, तो वो overheat हो जाते हैं, बुखार आ जाता है. So basically, evening brown butterflies. That's why they operate in the evening. Yeah. Because they are actually forest butterflies, पर वो घास खाना सीखे, और घास जो है जंगल के अंदर नहीं होता, बाहर होता है. Right? तो उनको ग्रासलैंड में होते हैं, ग्रासलैंड में होते हैं, और तुम्हारा सिस्टम यूवी वाला है, तो भाई सुबह शाम को टेम्परेचर हाई है तो जैसे आप बोल रहे हैं उनको 37 डिग्री तक पहुंचना है. The summer becomes like 48 to 50. But they overheat and then they can't fly. Then they So can't temperature is a limiting factor also. So then they will sit somewhere in No, the shade. आप देखोगे कि summer, height of summer में इतनी होती नहीं है. They are in the neutral stage at the time. The cycle. They can't, because एक तो जब उठते हैं तो भी गर्मी पैदा होती है from the use of the muscles. जैसे हम भागते हैं तो गर्म हो जाते हैं, तो कभी वही होता है. और उसके ऊपर से धूप पड़ रही है, उसके बाद ambient temperature 37 से ऊपर है, तो टिक नहीं पाते हैं. That is why जो Himalayan butterflies हैं वो plains में आ नहीं पाते हैं. So from the foothills of the Himalaya या दिल्ली से नॉर्थ से लेकर कन्याकुमारी तक करीब 350 स्पीसीज हैं, और फिर उत्तराखंड में 450 स्पीसीज हैं. असम में 1000 से ऊपर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 1000 से ज्यादा स्पीसीज हैं, पर जो पूरा प्लेन्स ऑफ इंडिया में 350 ही कॉलोनाइज कर रहा है. That variety can't come down. Yes. Sir, nocturnal lepidopterans वो body temperature कैसे maintain करें? Because we don't really know, because moths are also warming their bodies up. अब वो क्या कर रहे हैं? They vibrate their wings, and जैसे वो muscles start vibrating, they need about 20 minutes, depending कितना ठंड है, वो उतना vibrate करते हैं, wings जब 37 में आ जाता है उड़ सकते हैं. Sir, वो nocturnal shows वो light की तरफ attract है. वो अभी जानकारी नहीं है कि क्यों करते हैं. Nobody really knows. There are also the theories, but nothing works. Yes, shall we go in the second slide? Just one more question about temperature in summer. From experience here, we have many cherries in great quantities, mostly pioneers flying at that time of the year. I read a paper that it is because the wings contain terine, a special pigment that aggregates into balls that reflects the sunlight and diffuse the heat. Is that true, or is it contradicted? You understood that question, ना? मैं तो कह रहे हैं कि कुछ तितलियां हैं सफेद रंग की, जो गर्मी में ज्यादा पाए जाते हैं बड़े मात्रा में. अब जो तितली जो है कुछ खास मौसम में होते हैं और कुछ साल भर होते हैं, ये ऐसा नहीं रहेंगे, है ना? So वो जो है उनका इमर्जेंस प्यूपा में से निकलना टाइम होता है, क्योंकि जब वो अंडा देते हैं और अंडा में से कैटरपिलर निकलता है, बहुत छोटा होता है और उसके बहुत मुलायम पार्ट्स होते हैं, तो वो केवल कोमल पत्ते खा पाता है. तो छोटी कलियां में से जो पहले पत्ते निकलते हैं उतने मुलायम पत्ते वो खा सकता है वो, और जो मैच्योर पत्ता है हार्ड वाला उसको खा नहीं सकता है. तो जो तितली है वो चाहती है कि मैं अंडा तब दूं जब वो उस पौधे पर कलियां निकलती उससे एक हफ्ता पहले दूं, क्योंकि एक हफ्ते अंडे में रहना पड़ता है, उसमें बनता है कैटरपिलर, फिर वो निकलता है. तो उसके larval host plant पर कलियां buds, a week before the buds come on the larval host plant, the female butterfly wants to lay her eggs. For that she has to come out 1 week before to find a partner to mate, and then find the plant and lay the eggs. So about 2 weeks before the female comes out, so the emergence of butterflies is 2 weeks before the larval host plant comes into bud. In some species, because these pioneer big tunnel, we put the stem of care, for instance, Capparis deciduo and Cante, Capparis setiana,
very thick, very hard material there, and they are engineered for the peace. So I'm coming to that. So when the Campales Setiaria, when they will bud, because even the There's no blood in the this. baby, the first instar caterpillars feed on the mature leaves. They bore inside the stem, so they have their strategy. And ये जो आप बोल रहे हो पायनियर वगैरह, ये आपके डेजर्ट स्पीसीज हैं जो सहारा डेजर्ट में, अरेबियन डेजर्ट में, थार डेजर्ट में इन्होंने कॉलोनाइज किया है. तो उनका सर्वाइवल का तरीका है व्हाट यू से दे गो इनटू द स्टेम. तो ह्यूमिडिटी भी रहता है, तो छोटा कैटरपिलर सूखता नहीं है गर्मी में, और फिर वो वहां पे खाते हैं और फिर बाद में बड़े होके दे ईट द लीव्स. राइट, दे आर नॉट स्टेम फीडर्स. The leaves in both in Campales Decidua, the leaves come in spring season. They don't come so February around that time. We have lots of pioneers at that time too, but we have peak numbers in peak summer. Yes, in May. In May, yes. In May when there's not a single leaf, and when they feed only on the stem. And Have you ever completed the life cycle on a stem? we haven't done it on campus. If you could, it would be a major discovery. If you could complete the life cycle of a pioneer on the stem of a Campales, it would be a major discovery because it would be the first stem-feeding butterfly. They are stem-feeding moths, but there are no stem-feeding butterflies known. Again, but I repeat that this is an adjustment to the desert, to the need of the baby caterpillars, the small caterpillars, to have delicate food. So that is the emergence. और जो ये सफेद वाले हैं वो रेगिस्तान के हैं. तो लाइक ऐसे सहारा रेगिस्तान में, अरेबियन रेगिस्तान में, तो ये रेगिस्तान से इन्होंने अपना एडजस्टमेंट ऐसे किया है. जो ठंड में रहने वाले उन्होंने अपना एडजस्टमेंट वैसे किया है. कोई सब अपने परिस्थिति के हिसाब से उन्होंने अपना सर्वाइवल स्ट्रेटजी बनाया है. But this will be very interesting. If you do the flower birds also, the plant This is birds. stress, but they we do the experiment, we'll let you know. Yeah, that is buds. So it can be flower buds, it can be leaf buds, but it has to be very soft, delicate tissue because like a human baby also cannot eat hard food when it is born. So same with any baby, they have to be given very delicate food. So that is the general rule governing the emergence of butterflies is that the larval osman will come into bud 2 weeks later. 1 week for the mating and laying eggs, 1 week for the development of the caterpillar and the egg, and then the baby caterpillar comes out and then it has soft food. So that governs. And there are some species जो साल में एक बार उगते हैं 2 हफ्ते के लिए, तो उनके पौधे में दोबारा कलियां आती नहीं हैं. So there once a year that those trees come into leaf, तो वो बस वो साल में एक ही पीढ़ी होती है तितली की. और कुछ तितली है जो साल भर पाए जाते हैं क्योंकि उनके पौधे जो है साल भर खिलते रहते हैं, जैसे आक. In fact, the site of infestation in Caire, in Campales Decidua, you see the top, there's some budding just before the rain. You see the top buds completely shrinking because it's born in the stem on the. Right. So that would be a survival strategy because, like you said, just before the rain, but the rain comes and the buds will come. So for the eggs that are laid 1 week earlier and they come out, they emerge. So there are no buds, so they go into the soft tissue of the experiment. We'll do next leaf. It will be very interesting. Okay, sorry for the diversion. We just got to the second slide. So basically, कहने का मतलब है कि तितली और पतंगों में कोई खास फर्क नहीं है. ये गांव के बने हुए शब्द हैं जो ये सारे ड्रैगन फ्लाई, स्पाइडर वगैरह ये सब बच्चे बनाते हैं शब्द. उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी भारत के किसी भी भाग में जाएंगे और आप ड्रैगन फ्लाइज को पढ़ रहे हैं और आप गाँव वालों से पूछना चाहते हैं कि भाई यहाँ ड्रैगन फ्लाइज कहाँ मिलेंगे, तो आप क्या पूछेंगे? हेलीकॉप्टर तो तुरंत में ड्रैगन फ्लाई समझ जाएंगे. पर आप ये याद रखिए कि हेलीकॉप्टर का आविष्कार 80 साल पहले हुआ, उससे पहले होते नहीं थे. 1940s में हेलीकॉप्टर का आविष्कार हुआ और वो शब्द भी 80 साल पुराना ही है. उससे पहले वो शब्द था ही नहीं. और वो 3 सिलेबल का कठिन अंग्रेजी शब्द है हेलीकॉप्टर. लंबा शब्द है.
पर कोई भी गांव का बच्चे के मुंह में बैठा हुआ है और उसको समझ जाएगा तुरंत, है ना। और तो इसलिए जो है जब बच्चों ने देखा ऊपर से ज्यादा तो देखा वो क्या चीज है, तो हेलीकॉप्टर जैसे ये भी हेलीकॉप्टर कनेक्शन बन गया उनका। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि जो जो ये सारे तितली पतंगा वगैरह ये सब गांव के बच्चे बनाते हैं और वहां से फिर आगे बढ़ती है बात। तो जब ये बोला कि भाई तितली पतंगे में कोई फर्क है ही नहीं, तो हंसने लगे कि भाई आप इतना वैज्ञानिक हो और आप बता नहीं सकते तितली और पतंगे में क्या फर्क है। तो मैंने कहा ठीक है, तो हम बताएंगे फर्क। तो अगर कोई लेपिडोप्टेरा है जिसके एंटेना एंड में सूजे हुए हैं या हुक है, सूज करके हुक है, तो वो तितली है। और बाकी सब पतंगे हैं। और पतंगों के कितने टाइप के एंटेने हैं? 20 से ज्यादा। तो आपने एक टाइप को तो अलग करके बोल दें कि इसका अलग नाम पड़ेगा, और 20 को तो आपने एक साथ कर दिया, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। चलिए, तो ये सारे जो अब उन्होंने नया कर रखा है कि ये सुपर फैमिली, इंडिया जो होता है इज अ सुपर फैमिली। तो पपीलियन लो इंडिया में सारे तितली डाल दिए और बाकी में करीब 20 सुपर फैमिलीज हैं मॉक्स के, वो अपने अलग हो गए। और नेक्स्ट स्लाइड, मॉक्स के जो है आप देखोगे कि किसी के चपटे एंटेना है, किसी के वो यहाँ पे एंटेना नीचे से वो है, ये कुछ के फेदरी एंटेना है और कुछ के प्लेन एंटेना है। इसको देख के हमेशा सेकंड प्रोग्राम है, ये बहुत छोटा है, देखा आपको, ये पतला है, बहुत छोटा है, और ये छोटू सा है, इतना बड़ा ये है ना, जो यहाँ पे, और इसका एंटेना जो है वो यहाँ जा रहा है और यहाँ खत्म होता है। तो ये जो है इसका बॉडी लाइन से 1-2 दुगना ज्यादा लंबा इसका एंटेना। आप सोच सकते हैं कि अगर वो हमारे ऐसे एंटेना आगे से होते तो क्या जंगल में बीच में उड़ना है और आगे से इतना लंबा रखना है, तो क्या कर रहा है ये और क्यों रखा है उसने इतना लंबा एंटेना का, क्या जरूरत है उसको? हमें मालूम ही नहीं आज तक कि एंटेना से होता क्या है। चलिए कोई बात नहीं। तो आप देख सकते हैं कि जो और फिर अच्छा, तो एंटेना, अब एंटेना का है कि तो जो एंड में सूजा हुआ तितली है और बाकी सब पतंगे हैं। और साउथ अमेरिका में एक फैमिली है पतंगों का जिनके एंड में सूजा हुआ है। अब उनको तितली से कैसे फर्क करें, राइट? तो जो है कैन वी गो बैक, वन मोर बैक। आप देख रहे हैं कि इनके 4 पंख है ना। अब हर तितली का ये वाला जो हिस्सा है ये हमेशा स्मूथ होगा और बहुत तगड़ा होगा, क्योंकि इसमें जो है हवा को काटना पड़ता है उसको। जब उड़ता है तो वो हवा काटता है, तो इसमें कभी आगे को कुछ होगा नहीं, ऐसे करके कुछ नहीं होगा। यहाँ पे पीछे खूब कर सकता है, जो भी डिजाइन चाह रहा है यहाँ कर सकता है, तो यहाँ पे हमेशा सीधा होगा, है ना, क्योंकि ये हवा काट रहा है। और क्योंकि ये वाला पंख हवा काट रहा है तो इसकी जो मसल्स हैं इसके अंदर वो ज्यादा तगड़ा है। इसमें आगे वाले ना नीचे वाले पंख में कमजोर है थोड़े से, उतने मसल्स नहीं चाहिए। अब जब वो फड़फड़ाता है तब जब ये दोनों पंख एक साथ चलते हैं तो ये ऐसा नहीं होता है, क्योंकि तितलियों में जो ये एरिया है जहाँ ओवरलैप है, ये पंख आपका ऐसे करके आएगा और ऊपर वाला यहाँ जाएगा, तो ये एरिया ऑफ ओवरलैप इतना है और वो इन पंखों को साथ करता है। और वो जब फड़फड़ाता है तो वो अलग नहीं होते हैं। और वो जो दक्षिण अमेरिका में जो क्लब एंटेना वाला पतंगा है उसमें जो है इन दोनों पंखों को जोड़ने के लिए एक पंख पे एक फ्लैप है और दूसरे पंख पे एक बाल है जो उसके अंदर आता है और वो जोड़ता है दोनों पंखों को, फ्रेगुलम एंड रेटिनाकुलम। तो ये दोनों पंखों को जोड़ के रखता है। तो अगर आपके पास क्लब एंटेना है और फ्रेगुलम एंड रेटिनाकुलम नहीं है तो आप तितली है, बाकी सब पतंगे। You could see it's a stupid distinction. It's fun. So let's go ahead. Can we next slide please? Okay. Now अब तितली खाते कैसे हैं और खाते क्या हैं? जब कैटरपिलर है तो इनके पास चुइंग माउथ पार्ट्स हैं, चबाते हैं तो पत्ती को वो काट के खाते हैं। पर जब तितली बन जाते हैं तो उनका जो, जैसे हमारे मुंह में 4 हड्डी हैं, नीचे का जबड़ा दायां बायां और ऊपर का जबड़ा दायां बायां, और तितलियों में नीचे का जबड़ा मैंने खो दिया
और जो ऊपर का है हड्डी वो आधा पाइप और आधा पाइप में बना दिया। जो प्यूपा के अंदर है वो अलग होते हैं और जब प्यूपा से बाहर निकलते हैं तो वो जुड़ के एक ट्यूब बन जाता है और वो ट्यूब को वो रोल करके रखते हैं, जैसे यहाँ पे गार्डन पाइप रखते हैं तो ऐसे करके, और जब उनको कोई द्रव दिखता है, कोई लिक्विड दिखता है तो वो उसको लंबा करके उसको चूस लेते हैं। तो ये इनका मुंह है। अब जब आपका मुंह एक पाइप है तो आपके खाने पर कुछ पाबंदियां लग जाती हैं, यानी कि आप सॉलिड खाना खा नहीं सकते हैं, आप गाढ़ा खाना नहीं खा सकते, गाढ़ा द्रव नहीं पी सकते हैं, तो ये सब पाबंदियां लग जाती हैं। और आपको मालूम ही होगा कि कहते हैं कि तितली जो है वो पॉलिनेशन में अपना रोल निभाती हैं, जो झूठ है, सच नहीं है, पर कोई बात नहीं। जो पुराने पौधे हैं, घास और कॉनिफर जो ठंडे इलाके में होते हैं, वो विंड पॉलिनेटेड है। तो एक नर पौधा जो है वो खूब सारा पराग पॉलन बनाता है और वो पराग हवा में, सूखे दिन में हवा में उड़ के बादल की तरह जाता है और तुक्के में थोड़े से उसके कारण फीमेल फ्लावर में पहुंच जाते हैं और पॉलिनेशन हो जाता है। पर उसके लिए उसको बहुत बड़ी मात्रा में पॉलन बनाना पड़ता है, जो बहुत महंगा है क्योंकि वो प्रोटीन है। तो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव टास्क फॉर द प्लांट टू मैन्युफैक्चर लॉट ऑफ पॉलन। तो उन्होंने कहा, जब उन्होंने देखा कि इंसेक्ट शुरू हो रहे हैं पौधों ने, तो उन्होंने कहा चलो इनका इस्तेमाल किया जाए। तो इनको बुला के इनसे सरवाएंगे तो कम बनाना पड़ेगा। तो फूल के विकास हुआ, फूलों का। तो फूल में आपने देखा होगा कि अलग अलग शेप, साइज वगैरह होते हैं, जिसको एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। जो जिम्नोस्पर्म्स है वो तो हवा में पॉलिनेटेड है, और जो एंजियोस्पर्म्स है वो कीड़ों को या पक्षी को या चमगादड़ को बुला के कह रहे तुम यहाँ आओ और यहाँ से पॉलन ले जाओ और वहां पे ट्रांसपोर्ट करो, और उसके लिए हम तुम्हें कुछ लुभाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे कि भाई तुम आ जाओ। तो जनरली वो चीनी का पानी होता है ना, नेक्टर जिसको कहते हैं। तो वो नेक्टर जो होता है, अब जो पौधे हैं वो नहीं चाहते हैं कि एक तितली या एक पतंगा या पक्षी या जो भी है वो एक गुलाब के फूल पर आए, गुलाब का पराग ले, उसके बाद गेंदे पर जाए, गेंदे का गुलाब का पराग गेंदे पर छोड़े और वहां से जाके वो सूरजमुखी में जाए और गुलाब और गेंदे का पराग सूरजमुखी पर छोड़े, तो वो किसी का काम नहीं बना। तो पौधों को चाहिए कि जो गुलाब पे आएगा वो गुलाब पर जाएगा, गुलाब पर जाएगा, गुलाब पर जाएगा, गुलाब पर जाएगा। तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? तो वो कंट्रोल करते हैं कि जो फूल का जो शेप है, फूल के शेप से कई कीट उन फूलों पर जा नहीं सकते हैं, उनको कुछ नहीं मिलेगा। कि कोई पौधे होते, फूल होते हैं लंबे डंडी होते हैं ना, और फिर आगे से पेटल होते हैं। तो उसके लिए प्रोमोसिस चाहिए, सेल नची चाहिए अंदर जाने के लिए, और सबसे नीचे पे चीनी होता है, और कुछ चपटे होते हैं ताकि वो तितली आगे बैठे, क्योंकि उसके पंख बड़े हैं। कुछ ट्यूब जैसे होते हैं तो वो तितली जा नहीं सकते, मधुमक्खी जाती है उसके अंदर, है ना। अलग अलग शेप, इसलिए फूलों के अलग अलग शेप होते हैं क्योंकि वो अलग अलग लोगों को बुलाते हैं। और एक और तरीका होता है जिसमें आपने जो है जो ये चूसने की कोशिश कर रहा है, अगर कम चीनी है उसमें तो वो चूस पाएगा। अगर आपने ज्यादा गाढ़ा कर दिया, शहद जैसा कर दिया, तो वो चूस नहीं पाएगा, तो वो खुद ही चला जाएगा, वो चूस ही नहीं पाएगा उसको। तो चीनी की मात्रा से भी वहां पे भी पौधे खेलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं पौधों को जीव की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। हाँ, वो हमसे ज्यादा कर रहा है क्योंकि वो खाना बना सकते हैं, हम नहीं बना सकते हैं वो हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो बात की बात है। सो यू अंडरस्टैंड कि वो इनको लिक्विड ही चूसने का वो है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब क्या खाते हैं? ये तो फूल पे आया हुआ है अपना नेक्टर चूसने के लिए। कुछ जो है नमक के लिए पसीने में आते हैं, सोडियम क्लोराइड सभी को चाहिए, और कुछ जो है वो कैल्शियम के लिए ड्रॉपिंग्स पे जाते हैं। वो सफेद जो है वो चूना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो वहां से वगैरह, क्योंकि जो ये निकालते हैं चिड़िया कैल्शियम कार्बोनेट, ये असली में उनके अंडे के छिलके के लिए होता है। तो जब सीजन होता है तब अंडे के छिलके में वो कैल्शियम कार्बोनेट काम आता है, और बाकी टाइम में उनको निकालना पड़ता है, तो इसलिए वो सफेद होता है। और इसको भी अपने अंडे के लिए कैल्शियम कार्बोनेट की जरूरत है, तो वो यहाँ से लेता है। और फिर कुछ जो है
वो सड़े फल में आते हैं, तो वो फूल पर आते नहीं है। तो हर तितली फूल पर आती नहीं है, करीब 30% तितली फूलों पर आते ही नहीं है ना। तो वो किस पे जाते हैं? वो सड़े हुए फल पे जाते हैं। सड़े हुए फल पे क्यों जाएंगे और फूलों पर क्यों ना? क्यों हो सकता है ऐसे? ओके, बेसिकली नो, इससे ऐसे है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो गाढ़ा चीनी वाला होता है उसमें तितली नहीं जा सकती है, तो वो इंतजार। और जो ये मोटे शरीर वाले हैं, कैसे ये मोटा शरीर वाला है, तो ये तेज उड़ने से अपने आप अपना बचाव करता है। तो तगड़ा वही मसल है उसका। और तेज उड़ने के लिए एनर्जी बहुत चाहिए। तो एनर्जी बहुत चाहिए, तो और इसका मुंह जो है प्रोबोसिस पतला सा ही है, कोई मोटा पाइप तो है नहीं। तो वो जब 30 जो फूल होते हैं, वो जो तितली पतंगे को बुलाते हैं, वो 10 से 30% चीनी होता है उनके नेक्टर में, और 30% से ज्यादा है तो उसमें मधुमक्खी जाती है। पर इसको 30% से ज्यादा चीनी चाहिए। तो ये जो है फल में जाता है जहां पे वो फर्मेंट हो चुका है, और वहां पे शराब है, अल्कोहल है, और अल्कोहल तो 100% लिक्विड होता है ना, तो वो उसको चूस लेता है, कन्वर्ट से डाउन टू शुगर एंड दे डिफ्यूज। तो ये शराबी है, पूरी प्रकृति में शराबी है। Sir, Yes. I didn't get the part. Sorry to interrupt. Yes, very good. I didn't get the part that you said the rose, for example, rose. Should I explain it in English? Yeah. Okay, so when a plant wants an insect or a bird or a bat to transport its pollen, the rose wants the transporter of the pollen to carry the pollen from one rose to another rose to another rose. Yeah. If that pollinator or that chap who came for the nectar, if he comes and takes the pollen of the rose and goes to a sunflower, and he takes the pollen of the rose and the sunflower then goes to a lily, so nobody is pollinated. This guy's got the nectar from everyone and none of the plants. So the plants try to make it such that a particular pollinator is attracted to it. But And how he- does it make sure that it goes only to the next? By making the shape of the flower such. So a tubular flower will not be accessed by butterflies because they can't get in there. The bee will get into that, the fly will get into that. You understand? And it's a very thin, what do they call it? Not proboscis, but the flower shape. So you have some flowers with a big petal flat, and then the thing going out behind. And the sugar is at the bottom of that. So that you need a proboscis to access that. So the bees won't go there. So that's how they decide who comes to visit them. The shape of the flower. Bell flowers, yeah. So the shape of the flower decides who pollinates them. That is why the shape, not to make a pleasurable impression to our eye. But the smell also. Yes. Now the smell is the flower releases a perfume when it is ready for pollination. So that is a signal to the pollinator, please come and visit me. Right? So all these cues are for fertilization. This is not meant for titillating our senses. And we go and think that flowers are made for our delight, but that's not true. Sir, can you elaborate about your sweat feeding? Okay. Do you know about the sharks? अगर समुद्र में शार्क्स होते हैं मछली, और अगर यहाँ पे किसी का आपका कट जाए तो वो दूर दूर से शार्क्स वहां पहुंच जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो है शार्क का सूंघने का बहुत तीखा होता है, बहुत तेज होता है, खून बहुत दूर से सूंघ पाता है। वो सूंघ पाता है क्योंकि उन्होंने अनुमान लगाया कि खून दिख तो नहीं रहा है, छू तो नहीं रहा है, स्वाद तो नहीं, टेस्ट खून उसी इलाके में टेस्ट तो पहुंचेगा नहीं, तो उन्होंने कहा जो है सुन भी नहीं रहा है उसको खून को, तो वो सूंघ रहा है। तो ये कहावत थी कि शार्क्स जो है उनका बहुत तीखा सूंघने की काबिलियत है, क्योंकि वो दूर दूर से एक घायल मछली पर या इंसान पर दूर दूर से आ सकते हैं। और अब पता चला है कि ये हम बंदर है ना, तो हम सोचते हैं ये बात सच नहीं है, औरों के बहुत अलग सेंसेस होते हैं। और जो शार्क सेंस कर रहा है वो ये होता है कि जब आपको चोट लगती है तो आपका शरीर, आपके जो नर्व्स हैं
वो आपके दिमाग में मैसेज भेजते कि हाँ चोट लग चुकी है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस भेजिए यहाँ पे, इसको ठीक करने के वो करिए। और जो नर्व्स जो सिग्नल भेजती हैं दोज आर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, एंड जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो है जब आप नमक के पानी में है वो ट्रांसमिट हो जाते हैं और शार्क उसको 1 किलोमीटर दूर सेंस करके वहां पहुंच रहा है। So the shark is zooming in on the electric signals given from your wound, not the smell. And that is because नमक का पानी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है, और जो हमारा शरीर है एक नमक के पानी का थैला है with the same salinity as sea water, और इसलिए हमें नमक की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि जब वो नमक पसीने से निकल जाता है हमारे शरीर से तो हमें चक्कर आने लगता है, कमजोरी होती है वगैरह, क्योंकि हमारा शरीर के सिग्नल्स खत्म हो गए। They need that level of salinity to transmit the messages. फिर हम नमक खाते हैं, फिर उतना नमक आ जाता है तो हम ठीक हो जाते हैं। It's all about transmitting messages. So इनका भी तो वही है, इनको भी तो नमक चाहिए इसके लिए। तो नमक पूरे प्रकृति में सबके लिए जरूरी है for the electric signals. Yeah. Flowers, you said flowers open their fragrance to रात की रानी ना, रात की रानी रात को होते हैं। Why? To attract moths at that particular time. They don't want butterflies at that time. so they open their fragrance just to attract pollinators. Yes. It's to signal the fact that it is mature, it is ready for pollination. Sir, so you were talking about the butterflies that feed on human sweat and bird dropping and No, all. any sweat, not human sweat. So let's say there is a rotten fruit. So that is not completely liquid, like that is solid or semi-liquid thing. So how do they? By your How do they feed on definition, it would be a dry fruit. Because they don't have chewing mouth parts, They and have a sucking mouth. Huh? so how do they So suck it? if by your definition it is dry, because rotting fruit is usually very wet and decomposed and it's very easy to smush. Okay. Right? An apple when it's just dry is crisp, and when it rots it becomes pulpy. I have also seen butterflies doing mud puddling. Yes, it's for the same reason, the mineral salts, but in the case of the fruit it's for the alcohol. And if something gets too dry, then with their abdomen, they can add drops of water to that, dissolve it, and suck the salt. So there are cases where the abdomen is twisted forward, and the proboscis comes there, and the abdomen releases liquid. It dissolves the salt, and they suck it up. That's Wow. a dry mud-puddling sites. Wow. I didn't know that. Oh, wow. There are cases of that. I have a question that you said that sharks will receive the electric signals and attract to the womb. But what if they are on a boat? You're not in the salt water, then, are you, Peter? You're in the air. Air doesn't transmit electric signals. If you're in fresh water, also it won't transmit. It's the salt water. Yes, any more questions? Shall we go forward? This is going to take you 2 years to do this. Okay. So ये तितली है, ये उसका एब्डोमेन ऊपर को झुका हुआ है और ये आंखें दे रही है। अब इससे कहीं अच्छे फोटो है तितली का आंखें देते हुए, पर आई यूज दिस टू टेल पीपल कि ये जो तितली है वो असली में इस पत्ते को खाता है। ये एक बेल है, स्टेनोकिया बेल है, और ये इसको खाता है, पर ये जो अंडे दे रही है ये ओक ट्री के डंडी पर दे रही है, जिस पर ये बेल चढ़ा हुआ है। तो ये कहने का मतलब है कि तितली हमेशा अपने पौधे, अपने कैटरपिलर के खाने वाले पौधे पर अंडे जरूरी नहीं देती है, वो अगल बगल भी दे सकती है। जब वो छोटा सा इतना बड़ा कैटरपिलर होता है, जब यहाँ अंडे से निकलेगा तो यहाँ से चल के जाएगा, ये डंडी में यहाँ से नीचे जाएगा, जब तक वो इसके डंडी पर चढ़ के फिर ऊपर आके खा सकता है। तो ये जो बिना जब कैटरपिलर निकलता है बिना खाना खाए काफी दूर जा सकता है, उसके लिए तो उसके हिसाब से तो बहुत लंबा रास्ता है। So they can sometimes butterflies will lay eggs on a nearby plant, and the caterpillars will go from there to the plant to be to start feeding. Why do they do that? In this case, we really don't know. In some cases, it is for protection. Maybe the female feels that it's more protected there because you have a lot of egg parasites, microscopic wasps that lay eggs in the
their eggs and the eggs of butterflies, and then they complete the life cycle inside there. So she's trying to hide it. So if they know that the wasps know that this is the larval host plant, the wasp will search the larval host plant, she can get somewhere else. Something of those lines. So, Yes. based on my little knowledge, I have read somewhere that a group of moths, which are called leaf miners, their larvae are on a plant called Pongamia pinnata. So, do they feed on the same plant? Means this larvae of leaf miners? Because See, the leaf miners is a family. It's a kind of group, I Large think. group of moths that feed inside the leaves. There's Yeah. even one butterfly that does that. But that is their protection. there is a thin skin under which it lives. Yes. Yeah. And they make the tunnels inside and they eat the plant Okay. without needing to eat the membrane. Yeah, so I was curious, do they feed on the same plant, means on the host plant itself? Because here you are giving the example that they Look at the leaf miners. Yeah. They would be laying eggs on the leaves. Okay, I'm just yes. giving an example that it is possible. 99% lay eggs on the same plant. Okay. But this is to show that they can also lay eggs. जी, yes, okay. मतलब ऐसे होते कई लोग देखते हैं ना कि अरे उसको अंडा दिया तो इसको खाता है। Not necessarily. इसको खाता है। तो दूध भी हो सकता है। Okay. This is to illustrate that. Otherwise, 99% lay on the larval host plant. Okay, can we have the next photo? तो ये है अंडे जिसने दिए हैं, आप देख सकते हैं पत्ते के मुकाबले बहुत छोटे अंडे हैं और दिस इज इट लाइफ एक्सपीरियंस। अब इसमें से ये अंडा तोड़ के कैन वी हैव द नेक्स्ट फोटो, ये छोटे निकल आते हैं और अपने अंडे का छिलका खा जाते हैं ताकि वो उसका एविडेंस ना हो कि कोई भूले कि भाई अंडे का छिलका लग गया तो कैटरपिलर आकर वगैरह ही होगा, तो उसको अंडे के छिलके को खा जाते हैं। हालांकि अंडे के छिलके में कोई ज्यादा न्यूट्रिशन होता नहीं है। The caterpillar absorbs the nutrients from the eggshell already before coming out. वो कमजोर भी हो जाता है eggshell and transparent हो जाता है, तो उसमें अपने आप में it could also walk away from it, but वो खा के निकलते वहां से। तो यही सोल्यूशन होगा कि वो अपना एविडेंस नहीं छोड़ना चाहते कि वहां पे इलाके में कोई है। तो ये अब फिर ये जो है इस स्टेज में इसको बहुत कोमल करते चाहिए। अब वो खा के जब बड़ा हो जाता है तो एक साइज आता है जब उससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता है, तो वो क्या करता है अपने पुराने खाल को उतार देता है और एक नया खाल उसके अंदर होता है। तो फिर खा के इतना बड़ा हो गया, देखते पत्ते के मुकाबले काफी बड़ा हो गया। शुरू में तो इतना बड़ा ही था ना, अब इतना बड़ा हो गया वो। अब और खाएगा, अब यहाँ पे इसने अपना खाल उतार रखा है, तो जो इसका स्कल का है, टुकड़ा जो है उसको वो सॉलिड अलग से निकालता है और जो खाल होता है वो अलग से निकालता है। और फिर और भी बड़ा होगा, अब इस निकल आया तो अब ये और भी बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो सकता है। जब वो इतना बड़ा हो गया तो फिर करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट है। अब देखिए और भी बड़ा हो गया और लेट्स हैव द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए कितना साइज से शुरू हुआ था, करीब इतने बड़े से शुरू हुआ था वो, अब क्या बन गया खा के ऑलमोस्ट 100 टाइम्स बिगर। तो अब एक स्टेज आया जब इसने पूरा खा लिया, हो गया उसका एनर्जी रिक्वायरमेंट हो गया। अब वो तितली बनना चाहता है क्योंकि उसको ट्रैवल करना है, इस स्टेज में ज्यादा ट्रैवल नहीं कर सकता है और अब मेट टू सर्च फॉर मेट ढूंढने के लिए और अंडे फैलाने के लिए उसको मोबाइल बनाया। तो इसने अब यहाँ पे फार्म पकाना है, इसने लंबे टांग बनाने, इसने एंटेना बनाना है, चूसने वाला माउथ पार्ट है, चबाने वाला माउथ को निकाल के चूसने वाला बनाना है भाई, और लंबे टांग। कैटरपिलर के छोटे टांग है ना, तितली के लंबे टांग क्यों होते हैं? Come on youngsters, तितली के लंबे टांग क्यों होते हैं? For taste receptors? No. Yeah, wings to feed to. Yes, come on. Yes, for the wings. If they have very short legs, they have big wings, then how can they sit or how can they? No, you missed it. Okay. No, they can do it on the short legs. The legs are shock absorbers, the jointed legs. जब आप फ्लाई करके आ रहे हैं और एकदम से 20 km/h to 0 एक पल में, तो वो legs shock absorbers काम कर रहे हैं ना। अगर वो सीधा हो गया तो they'll shatter. So that's the jointed legs part of the insect. Okay, तो इससे बदलना है। तो अगर किसी चीज को अगर हमने शेप बदलना है, चाहे
Because plastic का yes. During this stage, they are able to chew. Yes. So after this stage, the The jaws will change to a half a jaws pipe will and change half a to- pipe. right. And they join that and they get a tube. So in this stage, they still have the jaws. Yeah, they're chewing the leaves. Okay, so yeah, so they need to change. Now the easiest way to change the shape of something, किसी चीज का अगर shape बदलना है आपने, तो सबसे आसान तरीका है कि आप उसको liquid बना दो। तो ये कैटरपिलर ने ये समझ लिया है और वो जो है अपने आप को लिक्विड बना के वो अपने आप को तितली के आकार बनाता है। पर अगर वो ऐसे करके लिक्विड बना देगा तो वो सूख जाएगा और खत्म हो गया इसकी कहानी। तो वो क्या करता है बाहर से, नेक्स्ट स्लाइड, वो बाहर से अपना एक प्यूपा बनाता है। तो प्यूपा बनाने के लिए अब प्यूपल स्टेज में क्योंकि वो लिक्विड है तो वो हिल नहीं सकता है, तो उसको एक जगह चिपकना है। तो वो अपने आप को एक चिपका देता है बाय वीविंग अ सिल्क नेट, और वो अटैच कर देता है अपने आप को, वो किसी सरफेस पर अपने आप को अटैच कर देता है, ठीक है। और फिर जो है वो ये अपनी खाल को निकालता है। नेक्स्ट स्लाइड, ये जो है निकाल रहा है अपना खाल, कैटरपिलर का खाल, और जब वो निकाल देता है तो बचता है प्यूपा। नेक्स्ट स्लाइड, ये प्यूपा है। दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ द प्यूपा, ये उसका सीना है। अब नेक्स्ट स्लाइड, ये उसका साइड व्यू है। और देखोगे कि ये उसका सर है, ये उसका आंख है, ये उसका एंटेना जो है, ये उसकी पंख है, ये उसका थोरैक्स है और ये उसका एब्डोमेन है। और इसके अंदर वो कैटरपिलर अपने आप को गला देगा और उसकी कोशिकाएं वो द्रव में ट्रैवल करेंगे और अपने आप को रीअरेंज करेंगे इनटू अ बटरफ्लाई। और जब वो प्रोसेस पूरा हो जाता है तो इस स्टेज में वो महीनों तक रह सकता है, महीनों तक रह सकता है। और जब उसका एनवायरमेंटल ट्रिगर्स होते हैं टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के, जो कि टेम्परेचर ह्यूमिडिटी के ट्रिगर्स हैं जो इसके फूड प्लांट के कलियां का निकलना भी ट्रिगर करेंगे, तो उससे 2 हफ्ते पहले उसको ये समझ आ जाता है कि ये ट्रिगर्स आ गए, तो वो अपना प्यूपा तोड़ के निकलता है बाहर। सर ये महीनों तक रहता है तो खाना इसको कैसे मिलता है? उसके अंदर स्टोर किया होता है उसके उसी से। जब तितली प्यूपा से निकलती है तो उसके पास काफी एनर्जी है अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। स्टोर किया जो जी जी, जो बड़े मॉथ्स होते हैं, एटलस मॉथ वगैरह, जो सबसे बड़े इंसेक्ट होते हैं, उनका तो एडल्ट स्टेज में मुंह नहीं खा ही नहीं सकते। कैटरपिलर स्टेज से जितना चर्बी बचा के लाते हैं तो उसी में पूरा अपना जिंदगी का। सो अब जब उसने अपना पूरा बना दिया है तो जब ये ट्रिगर आएगा, अब इस स्टेज में वो तितली बन जाएगा और रुके रहेगा, क्योंकि एक मेम्ब्रेन है जो खून को इसके दिमाग में आने से रोक रहा है। और जब वो एनवायरमेंटल ट्रिगर्स वो हो जाएंगे कि इतना ह्यूमिडिटी, इतना टेम्परेचर और जो भी इतना डे लेंथ, नॉर्दर्न एरिया में डे लेंथ का भी होता है, तो इतना डे लेंथ हो गया है तो वो मेम्ब्रेन गल जाएगा और उसके खून में, उसका खून उसके दिमाग में पहुंच जाएगा एंड इट विल बी ट्रिगर इनटू एक्शन। और जहां पे वो खून पहुंचा दिमाग में, एक्शन शुरू हो गया और तब वो इसको तोड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड, इसको वेरी बैड फोटो, सॉरी, इसको तोड़ता है और दिख रहा कैसे टूटा। और नेक्स्ट स्लाइड, ये थोड़ा साफ है, एक छोटा सा निकल आएगा उसमें से, बॉडी उसका पूरा रहेगा पर विंग्स बहुत छोटे फोल्ड करेंगे उसमें, पैराशूट की तरह। और नेक्स्ट स्लाइड, उसको लटकना पड़ता है। और ये आपको यहाँ पे ये हॉलो चीजें दिख रही है, ये पाइप्स हैं और उसमें वो जिंदगी में ही बार इस बार वो अपना खून भरता है, द्रव भरता है और वो अंडर द वाटर प्रेशर विंग्स स्ट्रेटन करते हैं। So he's pumping the liquid into the veins and that water pressure causes the wing to straighten out. और can we have the next slide? ये पूरा कर लिया। And अब जो है that was only once in his life कि वो खून डालेगा दोबारा नहीं। Why would he not pump blood into the liquid into the wing veins? To reduce the weight? Yes, exactly. Very good. Because अगर आपको फड़फड़ाना उसमें अगर लिक्विड भरा हो तो बहुत भारी हो जाएगा, है ना? तो वो सूखे ही रहते हैं। ओके, अब जो इस स्टेज में बहुत कोमल होते हैं इसके विंग्स, तो इसको जो है सूखना पड़ेगा।
इसलिए जो तितली ज्यादातर 4 बजे सवेरे उजाला होने से पहले निकलते हैं और अपने विंग सुखाते हैं, और जब अच्छी तरह पकड़ी ब्रिटल हो जाता है तब वो उड़ पाता है। तो दिन में नहीं निकलते क्योंकि इसलिए में पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे। Now he is ready to fly. Now अब इसके सामने कैटरपिलर के मुकाबले कई अलग चैलेंजेस आ गए कि इसको कैटरपिलर ने अपने इमीडिएट इलाके में बचना है। इसको जो है उड़ते उड़ते दूर दूर तक जा रहा है, सैकड़ों किलोमीटर तक जा रहा है, और उस पूरे उसमें बचना है। और जैसे ग्रास हॉपर्स होते हैं, बीटल्स होते हैं, बग्स होते हैं, वो उड़ते हैं और उड़ने के बाद जब वो बैठ जाते हैं तो वो अपने विंग्स को फोल्ड करके अपना शेप बिल्कुल बदल देते हैं। पर तितली अपने पंख फोल्ड नहीं कर सकती, तितली के पंख वैसे ही रहते हैं। तो इसको जो है अपने पंख के माध्यम से वो साइन बोर्ड की तरह एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है कि अलग अलग चीज बताता है। अब हम ये देखेंगे कि क्या क्या बताता है वो। अब ये जो है इसके बहुत तेज रंग है, लाल, सफेद, काला, और जंगल में ब्राउन और ग्रीन होता है अक्सर। तो ये अपनी तरफ ध्यान खींच रहा है। वो अपनी तरफ ध्यान इसलिए खींच रहा है क्योंकि ये जहरीला है। तो जहरीला चीज, जहरीला होना काफी नहीं है, आपने अपने शत्रु को भी समझाना पड़ता है कि मैं खतरनाक हूं। तो वो अपने तेज रंग के जरिए वो समझाता है कि मेरे को देखो और मत छेड़ना, है ना। तो जैसे हमारे सारे सरकारी सर्विसेज में जहां भी कोई जैसे पुलिस, वन विभाग, आर्मी, जब आप लोग ज्वाइन किए तो आपको हरी वर्दी मिलती है ना, या खाकी वर्दी या हरी वर्दी। फिर आपको ट्रेनिंग किया जाता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में तो खैर जंगल को बचाने का ट्रेनिंग मिलता है, पर फौज में, पुलिस में आपको लोगों को कंट्रोल करने का, मारने का, वो सब ट्रेनिंग दिया जाता है। और जैसे आप जितने खतरनाक होते रहते हैं, है ना, तो उतने आपके रंग बढ़ते रहते हैं। सबसे रंगीन होता है सबसे खतरनाक होता है, अभी कोई है। तो जैसे मैंने कहा, तो रंगीन होना काफी नहीं है, समझाना भी पड़ता है। अब ये क्या करते हैं कि ये आपको जहर नहीं डाल सकते, ये ना डंक मार सकते हैं ना काट सकते हैं। तो वो डंक मारना और काटना उसको एक्टिव डिफेंस कहते हैं, और ये पैसिव डिफेंस है, जहां ये कहता है कि आओ मुझे मारो, खाओ, और तब पता चलेगा मैं कितना खतरनाक। तो मैं तुम्हारी तो यह फायदा क्या उसका, है ना। तो 20 साल तक ये समझ में नहीं आया कि ये ऐसा क्या बेनिफिट है। तो फिर पता चला कि इनका खेल है, फिर यहाँ नेक्स्ट आए कि कई प्रजाति एक जैसे दिखते हैं, ये 2 अलग प्रजाति है, अब दोनों का ही है। तो अगर एक चिड़िया ने इसको पकड़ के मारा और चखा, पता चला इसको नहीं खा सकते हैं, तो वो चिड़िया इसको दोबारा तो खाएगी नहीं, ये तो मर गया, पर इसकी बाकी प्रजाति जो है उसको नहीं खाएगा और उनको भी नहीं चखेगा, सोचते हुए एक ही चीज है। तो एक की मौत से कई का एडवर्टाइजिंग हो गया। कुछ होते हैं मिमिक्री विंग्स, जहाँ पे 20-25 प्रजाति एक जैसे दिखते हैं एक इलाके में, बिहेवियर एक साइज है सब कुछ। तो फिर चिड़िया एक को चखता है, सब कुछ छोड़ देता है, मच्छर है ना। बहुत एक आप आईटीबीपी वाले से भिड़ गए तो आप फौजी से भी नहीं भिड़ोगे, पुलिस वाले से भी नहीं भिड़ोगे, एसएसबी वाले से भी नहीं भिड़ोगे, सीआरपीएफ वाले से भी नहीं भिड़ोगे, तो सब एक सही है ना। ओके, लेट्स हैव द नेक्स्ट वन। और कुछ पतंगे हैं जो तितली का नकल कर रहे हैं। ये पतंगे हैं, ये देखिए ना, वो तितली की नकल कर रही है। ये भी पतंगा है, इसके एंटेने तो नहीं दिख रहे, और वो तितली का नकल कर रहा है। तो यही नहीं कि एक ही परिवार से एक जैसे दिखते हैं, अलग अलग अनरिलेटेड परिवार से भी एक जैसे दिखते हैं। अब ये करते कैसे हैं इसको हमें नहीं मालूम। इसकी कैसे समझ में नहीं आया कि उसका ऐसे रंग अपनाऊंगा, ऐसे शेप अपनाऊंगा, ऐसे उड़ूंगा तो फिर उसकी तरह दिखूंगा, उसके छाते के नीचे आ जाऊंगा, हमें नहीं मालूम, पर करते हैं। फिर कुछ ऐसे हैं जो ये अति जहरीला तितली है, इसको खा के इंसान भी मर सकता है। और ये जो है इसमें बिल्कुल जहर का दाग भी नहीं है, तो चिड़िया के लिए बिल्कुल स्वाद है ये, पर इसने ठीक उसका नकल किया है। और न केवल शेप और रंग में और पैटर्न में, पर जिस इलाके में वो पाया जाता है उस इलाके में ये पाया जाता है।
जिस मौसम में वो पाया जाता है उस मौसम में ये पाया जाता है। जो उसका बिहेवियर है धीरे से उड़ना एक इलाके में, वो ये करता है। तो जब जिंदा है आप फलक भी बता सकते हैं। बहुत प्यारा नकल है, इट्स होल पैकेज। इट्स नॉट जस्ट बाय चांस कि ये कन्याकुमारी में होता है, वो हिमालय में होता है, हमने कह दिया वो एक जैसा। नहीं, जब जिंदा है तो आप बता नहीं पाओगे कि कौन कौन है। पकड़ के नहीं, बल्कि मैं कई बार 50-50 के नोट जीता हूँ कि ये वो चीज है, और साधने का नहीं, वो तो जहरीला वाला है, उसको पकड़ के दिखाया कि ये तो उसका नकल चाहिए। इतना प्यारा नकल होता है। ओके, और फिर कुछ है उसमें तो हम समझ पाए ना जहरीले वालों में। अब इनमें जो है ये नर है, ये मादा है, ये नर है, ये मादा है। अब मादा को अलग देखने की जरूरत क्या है, हमें अभी समझ में नहीं आया। होगा कुछ बेनिफिट होगा, पर बच्चों के लिए अभी काम बहुत है। अभी जो है इंसेक्ट्स में और बाकी बहुत चीजों में भी नामकरण चल रहा है बस। और नामकरण जो होता है वो पहला संस्कार होता है, उसके बाद ही सारा और कुछ निकल आता है। तो अभी बहुत काम है आगे, है ना। जो बेसिक चीज है, जहरीला है, वो उसका वो नकल कर रहा है, वो हम समझ लिए, उसको भी समझने में बहुत टाइम लगा। और अभी बहुत और क्वेश्चन हैं जो आप लोग एड्रेस कर सकते हो, नहीं? नेक्स्ट कुछ तितली जो है मौसम के हिसाब से अलग होते हैं। तो ये बुश ब्राउन है, और ये मेटिंग दिखा रहा है कि ये एक ही प्रजाति है। और ये जो है सूखे मौसम का है, और ये वेट सीजन फॉर्म। तो अगर इनका जब ये गर्मी में निकलता है तो ये ऐसे निकलते हैं, जब बरसात में निकलते हैं तो ऐसे निकलते हैं। ये एक साथ पाना इनको बहुत मुश्किल है। इट्स लाइक 1 in a million फोटोग्राफ, क्योंकि जो इसका ये अक्टूबर में दिया जब सूखा है, और इसका जो प्यूपा है कहीं पे नदी नाले के पास था जहां ह्यूमिडिटी बहुत ऊंचा था। तो जब ये प्यूपा से निकला तो ये वेट सीजन फॉर्म निकला, और बाकी जो थे ड्राई सीजन फॉर्म निकले। पर ये दिखाता है कि देखिए सूखे मौसम में ये छोटे काले और व्हाइट स्पॉट्स जो हैं, बरसात में ये बड़े आंख जैसे हो जाएंगे, है ना। ये ब्राउन लाइन ये व्हाइट लाइन बन जाएगा, है ना। काफी फर्क आ जाता है उनके अपीयरेंस में। यस, जो वेट सीजन एंड ड्राई सीजन फॉर्म्स है, उसके अंदर एक ही इंडिविजुअल मोल्टिंग के बाद अपना फॉर्म चेंज करता है या नहीं, एक बार वेट सीजन में निकल गया, वेट सीजन ही रहोगे। ओके, तो इंडिविजुअलिटी पे डिपेंड करता है कि कौन सा वेट सीजन बटरफ्लाई। No, it depends on the humidity, in the atmospheric humidity when the butterfly came out of the pupa. Okay, so can a butterfly change its No, form? no. There's only one butterfly that changes color. That is the lion butterfly. When it comes out fresh, it's a very light yellow, and as it gets older, it gets darker and darker yellow. That's the only butterfly that changes color. Nobody else. Yes. सर ये सब के लिए कोई डिफरेंस होगा इसका? नहीं, wait. तो सर ये क्यों ऐसा और क्यों? मैं बताता हूँ। स्पॉट्स का कोई रोल है क्या? बताता हूँ, ये कुछ डाल है। So this is the same. It's the same species. But of different seasons. Yeah, and by chance they fly together. So like I said, this is a 1 in a million photograph. We see this butterfly in different seasons, it will be different. They'll be the same. And in the rainy season, both will be like this. In the dry season, both will be like that. Right. But this is the thing where both are by chance. Right. The two different season things meeting. So it's a very crazy photograph. Correct. Yes. So in the same generation, if the pupa is formed in two different places, Yes. so we can have the dry season form and wet season form. This is the example. So this would be from the same generation. Yeah, same generation. They are meeting now. Same generation. Both are alive. Same generation. And this, like I said, because it is October, I took this photo. This was October, it was dry. So this is the normal form. And this chap was near some water where there was high humidity. So the wet season form. It's a crazy thing to happen. Okay, can we have the next picture? Okay. तो जो तेज रंग वाले तितली हैं, वो चाहते हैं कि आप उनको देखोगे और बच के रहोगे, तो वो धीरे से उड़ेंगे। तेज रंग होगा, भाई मुझे देखो ना, जैसे पुलिस वाला लाठी पे लाके चलता है, मुझे देखो। तो ये इनका किस्सा है। और ये हमारे देश की सबसे सुंदर तितली है, बाय द वे, कॉमन पीकॉक, उत्तराखंड की स्टेट बटरफ्लाई भी है। और ये बाकी ये सारे तेज रंग वाले ध्यान खींच रहे हैं। Can we have the others? Next slide.
और जो स्वाद होते हैं जो चिड़िया खा सकती हैं वो छुपने की कोशिश करते हैं, तो वो अक्सर सूखे पत्ते का नकल करते हैं जो उनके इलाके में काफी होते हैं। और जिसको सूखा पत्ता कौन खाता है? चिल्ड्रन, सूखा पत्ता कौन खाता है? हाँ? नहीं, come on guys, please try this. Yeah, earthworms. तो earthworm खाते हैं, केंचुए खाते हैं ना सूखे पत्ते, तो उनसे तो इनको कोई डर नहीं है, तो वो सूखे पत्ते का नकल कर सकती है। ये नहीं कि गलती से अरे हरा पत्ता है तो गाय समझ के मतलब पत्ता समझ के खा सकती है, पर सूखा पत्ता कोई नहीं खाता है। तो ये चाहते हैं कि ये सूखे पत्ते जैसे दिखे। इट्स अ वेरी गुड डिस्गाइज। बहुत सूखे पत्ते होते हैं जंगल में, और अगर आप छाया में बैठे तो ये नहीं बता सकते कि ये सूखा है या हरा है ना। अगर आप लाइट में बैठे तो आपका ब्राउन रंग दिखेगा तो ये सूखा पत्ता है, और अगर छाया में बैठे हरे पत्तियों के बीच में यहाँ अंदर तो आपका शेप दिखेगा पर आपका रंग नहीं दिखेगा, तो वहां पे आप हरा पत्ता बन जाओगे, है ना। ओके, सो सबसे अच्छा जो नकलची है, नेक्स्ट स्लाइड, ये जो है, तो ये जो है सबसे अच्छा नकलची है। अक्सर इसको किताबों में कोट किया जाता है, पर ये सब बहुत अच्छा पत्ता बना है। इसमें तो हमने ट्रांसपेरेंट शेड भी रखा है कि इसके आस पास देख सकते हैं कितना सूखा थोड़ा पत्ता है। पर इसका चैलेंज ये है कि अगेन बच्चा पार्टी, वो क्या चीज है जो सूखा पत्ता नहीं कर सकता है पर ये कर सकता है? उड़ सकता है, सूखा पत्ता नहीं उड़ता है, ये नहीं हो सकता है। तो अगर ये उड़ रहा है और चिड़िया ने देख लिया कि सूखा पत्ता उड़ रहा तो ये पकड़ा जाएगा ना, सूखा पत्ता तो उड़ता नहीं है, तो ये तो गड़बड़ है मामा, तो इसका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। तो इसने क्या किया है, जब ये पंख बंद करके, इसका जैसे किताब का कवर है ना, हम इसको खोलेंगे तो किताब के अंदर का होगा ना, तो जब वो अपना पंख खोलता है तब वो ऐसे दिखता है, तो चिड़िया को वो दिखता है। तो चिड़िया को दिखता है नारंगी और नीली रंग की तितली उड़ के जा रही है, और वो कहीं भी झाड़ी में बैठी, तो वो चिड़िया नारंगी और नीली तितली ढूंढने जाती है, और तब तक ये पत्ता बन जाता है। उसका तरीका है सब फ्लैश जनरेशन। अच्छा, अब ये लोग जो है, अगर आप मान के चलिए कि आप टू स्लाइड साइड व्यू, ये उसमें सर, आंख, अल्पाइन, एंटेने, टांग, और ये उसका बैक। तो अगर आप शिकारी हैं और आपको अपना पेट शिकार पकड़ के भरना पड़ता है, कोई घर पे है नहीं जहां पे खाना बना हुआ तैयार किया है, तो आप जो है दो तरीके से शिकार होता है। एक है कि आप कहीं छुप के बैठो और कोई पास आएगा तो झपटा मारो, और दूसरा है कि आप उसका पीछा करो, चेजिंग इट। तो दोनों में ये है कि आपको जब आप अपने शिकार के पास पहुंचे, आपको एक मौका मिलेगा अपने शिकार को पकड़ने का। उसके बाद शिकार को पता चल जाएगा कि मेरे ऊपर हमला हो रहा है और वो अपनी बचाव करेगा। तो उस पल में जब आप अटैक करते हो, अगर आपने उसका टांग या पूंछ या पंख पकड़ा हो, उड़ के भाग जाएगा तो आप तो भूखे रह जाओगे। तो एक दो बार आपने ये गलती की तो आप जल्दी सीख लोगे कि अगर मेरे को शिकार को पकड़ना है, वहीं रहना है शिकार में, तो मुझे उसका सर पकड़ना पड़ेगा और तब वो वहीं रहेगा। तो सर पकड़ने की कोशिश होती है। अब सर आप कैसे पहचानेंगे, क्योंकि जो आपके सामने शिकार आ रहा है वो तो आपने कभी देखे ही वो चीज, कौन किस देश में आ रहा है, कोई लकड़ी बन के आ रहा है, कोई पत्ता बन के आ रहा है, कोई कुछ बन के आ रहा है, तो आप कैसे पहचानोगे कि उसका सर कहाँ है? उसके आंख पे अटैक करो ना, जहां उसका आंख है उसको पकड़ो। अब इन बदमाशों ने उस बात को समझ के उन्होंने अपना आंख शरीर यहाँ पे, अगर इसको अटैक हो तो ये मर जाएगा, अगर आधा पंख टूट गया तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसने पंख के बाहरी हिस्से में अपनी आंख पेंट कर दी है कि बाहर यहाँ पे अटैक नहीं दिया, प्लीज यहाँ पे, ठीक है। इसने जो है बकायदा एक सफेद लाइन भी खींच दिया कि नो अटैक बियॉन्ड दिस पॉइंट। वहां पर जो करना है
और ये जो है ये एक ही तितली है। शाम को मैंने फोटो लिया क्योंकि अक्सर ये लोग फूल पर नहीं बैठते हैं, तो ये फूल पर जब बैठा था तो इसने फोटो लिया। अगले दिन सवेरे गया तो फिर उसका निकल चुका था। तो किसी ने एक आंख पकड़ा होगा कभी नहीं वाली, तो उसको गुस्सा आया नहीं सारे पकड़ूंगा, तो सारे पकड़ के नहीं बच गए है ना। somebody took off all the eyes and still he didn't get the butterfly। और ये इसने तो अपने ढेर सारे सारे यहाँ किनारे खड़े हैं, उसको यहाँ पे शरीर को बचाना है ये। तो उसके लिए उसने यहाँ पे 10 सर खड़े कर दिए ना। आप जानते हो और किसने ये स्ट्रेटेजी अपनाया? आपको मालूम है कहाँ से नाम वो अपने पुष्पक विमान में घूम रहा होगा अरुणाचल में, तो ये बड़ा अच्छा आइडिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब इन्होंने एक दूसरा तरीका अपनाया है कि ये उसका सर है, जो उसका एंटेना है, उसका शरीर यहाँ खत्म होता है, इस टाइप वाला पिजामा वाला इतना। तो इसको चाहिए कि इस पर अटैक ना हो। तो उसने क्या किया है, उसने यहाँ पे जो है नकली सर बनाया, नकली एंटेना बनाया और यहाँ पे पैटर्न बनाया कि उधर देखो उधर देखो उधर देखो, और ये तेज रन कर दिया और सर नीचे करके खाता है, तो ये उठाता है और इसको हिलाता है ना। So which butterfly is that? Silver line. और यहाँ पे आप देखेंगे इस पर अटैक हुआ है, दिख रहा है आपको? ये पूरा हिस्सा निकाल दिया और ये उल्टी तरफ भाग गया। जो हमलावर था उसने सोचा इधर को हुआ इसका, इसको पकड़ूंगा तो उल्टी से उधर को भाग गया। इसमें जो है 3 सर खड़े किए हैं। असली सर इसका यहाँ है, ये एंटेना है, शरीर इसका यहाँ करीब खत्म होता है इतना, और यहाँ पे नकली सर, नकली एंटेना, नकली सर, नकली एंटेना। तो यहाँ पे आप अटैक कीजिए और मैं उधर को साथ करूंगा। और इसने भी वही किया है, इसमें मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि इसका ये सर है और इसका काला आंख है और सफेद आउटलाइन है, और उसने वही काला आंख और सफेद आउटलाइन उधर पेंट कर दिया। अब उसको कैसे पता चला कि मेरा काला आंख और सफेद आउटलाइन है, और जो जगह को देख भी नहीं सकता है उस पर वहां उसने उसका पेंटिंग कैसे कर दिया? सोचने वाली बात है। अब जब ये तितली आया, मैं कुछ पानी के पास बैठा था मैं, तो ये तितली आया ऊपर वहां पे बैठा और फिर वहां से पैदल आया नीचे और ये पानी के पास आया, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे इसका जो सर सफेद आउटलाइन, उसका रिफ्लेक्शन ये दिख रहा है आपको यहाँ पानी में। हाँ? तो अब आपको मालूम है कि प्रोबोसिस लंबा है ना, तो पीना होता है तो दूर पीछे हट के प्रोबोसिस खोल के पीना पड़ता है। तो इतने में तो पीने के लिए तो आया नहीं, वो इतना मुंह उसने चिपका रखा है पानी से, देखिए यहाँ पे मुंह पानी से चिपका रखा है, पीने के लिए तो नहीं आया। मुंह देख अपनी शक्ल देख रहा है। सर ये खाने के दोबारा भी बना सकता है सर, जैसे उसका पार्ट वो खा लिया पीछे, दोबारा नहीं बनेगा, एक ही बार बनेगा जब फर्स्ट टाइम बना था। 10 दिन की जिंदगी कहाँ पे क्या नेक्स्ट टाइम बना एक चांस तो मिल ही जाए। तो सारे जो पूछ होते हैं वो पॉजिटिव नहीं होते हैं। ये जो है आप देखोगे कि इसका जो ऊपर का पास है पारदर्शी है, और ये अक्सर एक साथ पकड़ता है, उसमें ड्रैगन फ्लाई का जैसा दिखता है, और अटैक यहाँ पे होता है ड्रैगन फ्लाई के शरीर पर, और ये टूट जाता है और ये भाग जाता है। ये जो है जब लंबे पूंछ एरोबैटिक्स के लिए इस्तेमाल करता है, बचाव उसका उसमें है, ये भी एरोबैटिक्स में यूज करता है अपनी पूंछ। और ये जो है इसमें पूरा अपना वो करेगा, जैसे मैंने कहा जो आगे का हिस्सा होगा हमेशा स्मूथ होगा, और पीछे के हिस्से में वो जितना टेढ़ा टेढ़ा करना चाहे, क्योंकि ये जो है ये जो पेड़ होता है उसमें कुछ बीटल्स होते हैं जो छेद करते हैं और अंदर लकड़ी खाते हैं, और वहां से जो है पेड़ का खून निकलता है हिस्सा, जो चीनी जिसमें चीनी होता है, तो उनको ये पीते हैं। तो इसको जो है पेड़ की बगल जैसे दिखना चाहता है, तो उसके लिए उसने अपना पूरा गोल खावट शेप किया है और
पैटर्न किया है, तो पेड़ पर बैठेगा तो दिखाई नहीं देगा, पर आगे का हिस्सा हमेशा स्मूथ होगा। हाँ, Name of the button. और दैट वन इसको तो विजर्ड, राइनोपाल्पा पोलिनीसिस, विजर्ड इज कॉल्ड। ओके, लेट्स गो। अब अलग अलग प्रजाति अलग अलग जंगल में पाए जाते हैं, अलग अलग बायो टाइप्स में पाए जाते हैं। तो ये अरुणाचल का लो एलिवेशन घना जंगल है, जहाँ पे बहुत घना झाड़ी है और बड़े बड़े कांटे होते हैं इसमें। तो ये जंगल में आप ऐसे नहीं घुस सकते हैं, नहीं घुस सकते, इसलिए अरुणाचल में हर एक जो होगा वो अपना दाव रखेगा अपने पास, जैसे जब एक नाइफ है ना, और वो इसको झाड़ी से काट काट के तब जा सकते हैं अंदर, पर बहुत थक जाते हैं। मतलब यहाँ से वहां तक अगर आपने रास्ता काट दिया तो उसके बाद टूट जाता है। तो इन जंगलों में अक्सर दो जानवर हैं जो रास्ते बनाते हैं। बच्चा पार्टी कौन सा जानवर बनाएगा इस जंगल में रास्ता? एलिफेंट एंड राइनो। गैंडा और हाथी बीच में जंगल में कर सकते हैं, वो चल देते हैं क्योंकि इतना मोटा चौड़ी होता है उनका, उनको फर्क नहीं पड़ता है। तो बट द रिजल्ट इज कि जो इस जंगल में जो रास्ते होते हैं वो गैंडे और हाथी के होते हैं। तो हाथी के जो रास्ते होते हैं वो बैम्बू खाता है ना, तो एक बैम्बू पैच से दूसरे बैम्बू पैच से तीसरा बैम्बू पैच, वो उसके रास्ते हैं। तो आपको भी उसी में जाना पड़ेगा, वन बैम्बू पैच, आप अपने मन से इधर उधर नहीं जा सकते हैं। और क्योंकि अगल बगल इतना घना होता है तो उस रास्ते पर चल रहे हैं, अगर मालिक आ गया उसका तो फिर गड़बड़ हो जाती है। और खास करके अरुणाचल में आपको मालूम है कि हाथी वहां पहाड़ पे चलते हैं, तो करीब 1,500-2,000 मीटर तक हाथी वहां पे जीव है। हाई एलिवेशन 2,000 मीटर 7,000 फीट दे हैव एलिफेंट्स लिविंग ओवर देयर, एंड ऐसे खड़े पहाड़ है। तो उसमें जो है न केवल झाड़ी है पर वो चट्टान भी है, और उसमें एक रास्ता है वो उधर से आती आ रहा है, तो आप अगल बगल भी नहीं चल सकते हैं। कोई बात नहीं। तो ऐसे जंगल में एक अलग प्रकार की कम्युनिटी ऑफ बटरफ्लाई रहती है। नेक्स्ट स्लाइड। These are the sort of butterflies that live in these dense forests. And फिर altitudinal belt के हिसाब से थोड़ा ऊपर आप जाएंगे तो can we have the next slide? ये हिमालय ओक का फॉरेस्ट है 2000 मीटर में करीब। तो यहाँ भी बहुत घना कैनोपी है, बहुत छाया है वगैरह। और इस टाइप के जंगल में can we have the next slide? अलग ही तितली रूप है। और इससे भी ऊपर जाएंगे तो अलग अलग बेल्ट्स हैं, और सबसे ऊपर वाले बेल्ट में can you have the next slide? This is खारदुंग पास in लद्दाख। ये रास्ता जाता है यहाँ पे, दिस इज द पास। तो ये करीब 5000 मीटर है। तो इसमें भी अलग जहाँ पे दिखेगा कि ज्यादातर पत्थर है, पर बीच बीच में छोटे छोटे पौधे हैं, और इन पे जो जीने वाले हैं ये स्नोफॉलोज, तो ये नीचे आते ही नहीं, ऊपर ही रहते हैं। तो इन एक्सट्रीम क्लाइमेट्स आल्सो बटरफ्लाइज आर देयर एंड दे कॉलोनाइज इन इंडिया। अच्छा, और कुछ तितली जो है ये तीन की तीन एक ही प्रजाति है, पर ये इलाके के हिसाब से बदलते हैं। तो ये जो है ये आपका यहाँ पे शिमला के आसपास का है, और ये जो है ये हमारे इलाके में उत्तराखंड में है। और फिर ये वाला जो है ये यहाँ पे है, ईस्टर्न हिमालय में यहाँ पे नीचे तक। तो जितनी नमी बढ़ती जाएगी उतना डार्क होते जाएंगे। हाई ह्यूमिडिटी बिगर डार्क, इट्स सेम थिंग। सो ये एक ही चीज है, पर वो नमी का फर्क है बस। और कुछ हैं जो बिल्कुल नहीं बदलते हैं। ये दुनिया के हर महाद्वीप में हो जाता है, पाया जाता है एक्सेप्ट अंटार्कटिका। और आप अफ्रीका से, नॉर्थ अमेरिका से, यूरोप से, एशिया से लीजिए, उसे देखिए, कोई फर्क नहीं है। बहुत बड़े माइग्रेंट हैं। ये सहारा डेजर्ट में पलते हैं, और हर साल वो भूमध्य सागर पार, मेडिटेरेनियन सी पार होके, यूरोप पार होके ऊपर आर्कटिक सर्कल तक पहुंचते हैं। तो ये इनका
थोड़ी थोड़ी दूर पर बहुत फर्क आ जाता है, और कुछ जो है दुनिया भर में है कोई फर्क नहीं। और लोग फिर से कहते हैं कि तितली कम हो गए, हमें नहीं दिख रहे हैं, ये है वो है। सच तो ये है कि तितलियां हैं, एक्सेप्ट जहाँ पे जहर छिड़काया जाता है, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे होता है, तो वहाँ पे तितली खत्म हो जाते हैं। और बाकी जगहों में जहाँ पे जंगल कट गया या ऐसे करके कुछ बदलाव हुआ है, तो क्या होता है कि अलग तरीके के तितली आ जाते हैं। The community of insects changes, but insects are there unless insecticides are used. तो ये जो है डिग्रेडेड एरिया में पाए जाते हैं। तो जहाँ पे जंगल कट गया वगैरह, धूप और बंजर जैसा है, तो वहाँ पे ये वाले पाए जाएंगे। और जब घने जंगल में जाएंगे आप, तो वहाँ का कम्युनिटी, वहाँ का कम्युनिटी अलग है, घने जंगल वाले। जैसे मैंने कहा ब्राउन वगैरह वो ज्यादा होते हैं, तो ये लोग जो है ज्यादातर वो धूप में जा नहीं सकते। अगर धूप में जाएंगे तो वो पक जाएंगे, तो इनको छाया में ही रहना पड़ता है। और जब वो छाया वाला जंगल कट जाता है तो ये मिल जाते हैं। So I have a question. So we have seen that there is deforestation and there is deforestation. So forestation, deforestation and deforestation. Forestation, when there is forest, then there is deforestation. So when there is proper forest, we have a set of butterflies coming in. Deforestation होने के बाद the butterflies will move or they die. No, that depends. But generally, see, butterfly won't move because a butterfly generation is usually a few months. Yeah. So the butterfly itself won't move. If there are larval host plants, the females will lay eggs on those and the generations will continue. If there are no larval host plants left, they will die out. If there is no other factors, it's not only the larval host plants, it's a lot of other things like humidity, shade. If there is not enough of that, then they will not survive. But it means that a different set of butterflies will move there. Yeah. It's not that that thing will be butterfly-less. So my question is, if we plant more different species of butterflies, then it will... See, that is a very dangerous thing. Okay, I'll give you the example. You have आपके हिंदी में जहरीले तितली होते हैं, और आपने देखा उनके नकलची भी होते हैं। अब जो नकलची है वो हमेशा बहुत कम मात्रा में पाए जाएंगे, क्योंकि नकलची को चाहिए कि जब चिड़िया पहली बार उस पैटर्न वाले तितली को पकड़ती है कि वो उसको जहरीले वाला मिले, तो उसको चाहिए, नकलची तितली को चाहिए कि the probability of the bird getting the poisonous one first is very high. Because if the bird gets the edible one first, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। So, जो मिमिक्स हैं, बेसिक मिमिक्स हैं, वो हमेशा लो डेंसिटी में होंगे। They cannot be at high density. अब आप आ गए कि भाई ये बहुत लो डेंसिटी में है, तो हम इनकी जनसंख्या बढ़ाते हैं, तो लाखों सालों का मॉडिफिकेशन तो आपने बर्बाद कर दिया ना। कर दिया तो चिड़िया को पता चलेगा कि इसके बीच में खाने वाले हैं, तो पूरा कोलैप्स हो जाएगा ना। So it's better not to fiddle too much. Sometimes it's better that you don't interfere too much with nature than things. So if we plant, so if we make more butterfly gardens, then that is the problem. See, butterfly gardens are in the current landscape, like you were saying, जो native plants हैं वो मिटा दिए और exotic plants लेके आए, तो उसमें native plants reintroduce करना उसमें कठिन। But to focus on a species and say ये बहुत कम है, हम इसको बढ़ाएंगे, अरे आपको मालूम नहीं है कि उसको कम होके ही चाहिए उसको। उसका पूरा स्ट्रैटेजी इज बेस्ड ऑन बीइंग फ्यू, और आप आके इंटरफेयर करेंगे तो पूरा पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो सोच समझ के इंटरवेंशन चाहिए। रैंडम इंटरवेंशन आर नॉट अ गुड आइडिया। You know there's a thing called Loranthus, parasitic plant and host plant. तो हमारे इलाके में रॉयल्स तो हमारे उत्तराखंड में जो लोरेंथस होता है वो पेड़ में पैरासाइट होता है, तो एक जंगल में बहुत ज्यादा फैलने लगा पेड़ों में, तो एक महाशय हिस्ट्री प्रोफेसर ही डिसाइडेड कि जो है ये बहुत गलत हो रहा है, एंड ही गॉट मनी फ्रॉम समवेयर फॉर एन एनजीओ एंड दे टोल्ड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कि हम पेड़ में चढ़ के इन सबको काटेंगे और बिका देंगे लोरेंथस को। तो उसमें मैंने बोला उनको कि बाबा ऐसे है
कि Loranthus is a larval host plant for about 15 butterfly species, जिसमें से शेड्यूल्स में भी है, वाइल्ड लाइफ शेड्यूल में भी है, जो सपोज टू बी रेयर एंड ऑल दैट, और आप जाके उसका पूरा लार्वल होस्ट प्लांट ही मिटा दोगे तो क्या रहेगा, है ना। तो सोच समझ के इंटरवेंशन करना पड़ता है, आपके अनुमान से जरूरी नहीं है। बेसिकली क्या हो रहा था कि जो Loranthus है वो अच्छा सर एक्चुअली इन गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमें ऑर्डर मिला था कि जितने Loranthus से सबको रिमूव कर दो। उसके बाद सर समुद्र मतलब इंटरवीन एंड देन हम लोगों ने बताया कि नहीं ये नहीं कर सकते, बहुत सारे होस्ट बटरफ्लाइज है जिसका ये होस्ट प्लान है और इसको हम नहीं रिमूव कर सकते। अब मैं आपको बताता हूँ कि सिंस दिस इज अ मैटर, आई विल टेक द टाइम ऑफ इट। Loranthus जो होता है उसका बीज जो होता है वो उसका स्वाद होता है, तो चिड़िया जाते हैं उस पे, उसको खाते हैं और वो चिपचिपा होता है, तो कुछ बीज तो निकल लेता है, कुछ उसके चोंच पे चिपक जाते हैं, और वो जो है वो बीज को निकालने के लिए वो जाके किसी फंगे पर बैठता है और अपना बीज पहुंचता है, और उससे वो बीज वो बगल में आ जाता है, और फिर वहां पे अगर वहां पे धूप पड़ती है तो वो पौधा जम जाएगा, नहीं तो वो बीज सड़ जाएगा, तो वो पौधा निकल आएगा और वो बीज वो बन जाएगा पौधा। अब वो वहां पे धूप कब पहुंचेगी, जब उसका कैनोपी कम है। कैनोपी कब कम होगा, जब उसका पानी का सप्लाई नहीं आ रहा है, पानी का सप्लाई में मिनरल्स आते हैं, पौधे का रेजिस्टेंस बनता है, तो फिर वो पूरा बनता है। अब आपने नीचे से झाड़ी काट दी है तो उतना पानी नहीं आएगा, उतना आपने उसके सूखे पत्ते निकाल दिए हमेशा, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को आप हटाते जा रहे हो, तो उसको नए सॉइल से नए बनाने पड़ेंगे, वो नहीं हो पाएगा। तो आपने नीचे से उसको उलझा दिया, तो ऊपर कमजोर पौधा हो रहा है, पेड़ कमजोर है, अनहेल्थी, दिखने में तो पेड़ है पर वो अनहेल्थी है, तब उसमें Loranthus जमेगा। तो अगर Loranthus को कंट्रोल करना है तो आपने उसको जड़ को स्वस्थ करना है। You have to let the natural undergrowth be there, you have to let the leaves be there, let that micronutrient cycle think the resistance of the tree will come up, और Loranthus अपने आप काम होगा। That is homeopathy, और जो है एलोपैथी में जो जाके काम होता है उसको So this is good news. हमने 10 साल पहले 10 साल पहले हमने कैटलॉग बनाया था, तो उसमें 1318 प्रजाति निकले इंडिया से, और अभी उसको रिव्यू किया 10 साल बाद, इतने सारे नए रिकॉर्ड हैं कि 1318 से 1403 तो करीब 85 नए स्पीसीज जुड़ गए हमारे देश में, और इनमें से कोई भी खतरे में नहीं है, कोई भी एक्सटिंक्शन से फेसिंग एक्सटिंक्शन कुछ नहीं। दिस इज वन विभाग का काम। वन विभाग ने मेंटेन किया, जो डीट्रिक्स ब्रांचेस ने प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क बनाया, उसके लिए हैट्स ऑफ है, क्योंकि ही मैनेज टू मेक एवरी बायोटेक कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड एरिया में है वो। तो नो बटरफ्लाई स्पीसीज इज एंडेंजर्ड और थ्रेटन्ड इन इंडिया, एंड हैट्स ऑफ टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कि आप लोगों ने उस चीज को बरकरार रखा है। ओके, लेट्स गो। और ये जो है कुछ प्रजाति हैं जो केवल भारत में पाई जाती हैं, इनका जिम्मेदारी हमारे साथ है। ये क्रिमिनल रोज है, यहाँ पे भी होता है, इंडिया श्रीलंका में ही होता है और दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता है ना। और वो आपका वेस्टर्न हिमालय का है, वाइट बॉर्डर कपर, ये वेस्टर्न कोटियर है, ये भी केवल इंडिया में पाया जाता है और हिमालय में, और ये भी वेस्टर्न हिमालय में होता है, ये केवल वहां होता है और कहीं नहीं होता है। तो कुछ तिथियां हैं जिसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, न केवल एस्थेटिक्स के लिए, पर जो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई हमें इंडिया में ही होता है और हमने उसको लुप्त होने दिया, तो ऐसा तो नहीं है। There is no threat to them, they are not endangered. And you have to just go, I don't know what I do with this expanding ऐसे कैसे this is about 15-year-old मेरे को पता नहीं क्या And these are butterflies that have recently been described, recently means 10 years ago. And there are some butterflies that are even more recently been described. So कहने का मतलब ये है कि अभी स्कोप बहुत है नई चीजें ढूंढने का, and it is largely in the hands of private citizens, because the Zoological Survey of India was set up over 100 years ago to document animals, and the Botanical Survey to document plants. And
And the fact that there are still new things being described means that they have not done their duty. They were paid for 100 years to document the biodiversity, they haven't done that. So if they are not doing it, we have to do that. It's our country after all, so we have to do it. There's a lot of scope for doing these things. And you do not need to have a science degree to do these things. You just need to have a level of interest and luck. And you will have, luck comes later, but first you have to have the level of interest where you gather enough knowledge about the subject to know when you are seeing a new thing. Right? So, and that, you don't need a degree to do that. So that example which you had said that 2 different seasons in October, the same butterfly but with different design on the wings. So that will be there for a lot of other species also? Yes, a certain group of species will there. The Satyriinae largely, they call it browns. It's a subfamily, and it's a character of browns, but there are other species also that have seasonal variation. The whites, the gulls have seasonal variation. Pansies have seasonal variation. So many species have seasonal variation. We don't exactly know why this one does it and not that one. We do, like I said, अभी नामकरण है हमारा. अभी नामकरण चल रहा है. These questions we still have to address. A lot of things to be discovered, a lot of things to be figured out. Right? And okay, I think that's the end. Okay, just to give, Mukesh Mawar discovered this butterfly in Rajasthan, which you'd say Rajasthan में कोई भी तितली नहीं है. अब उसने ये छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, but he discovered this which was previously known from northern Pakistan. The only population in the world is from northern Pakistan, and now he discovered it in Rajasthan. So रेगिस्तान में भी नई चीज मिल रही है. तो tropical forest अरुणाचल जैसे जगह में तो खजाना है ना. So रेगिस्तान में जब नई चीज मिल रही है तो बहुत काम है करने को, है ना. This a student was sent to me by the Forest Department at Junior Research Fellow, three girls, and they did their course and they went. And 2 weeks later, I get a call from one of those students. She said, "I've got a butterfly I'd like to show you." Now, so she came. वहीं पे वो भी मैं भीमताल में रहता हूँ, वो भी भीमताल, the other girl was from Wales. So she brought this butterfly, and वो एक शहर में, छोटा शहर में सब्जी की दुकान के बगल में नाली में बैठा था. And you can imagine a girl going into the nali to catch the butterfly. और वो दुकानदार ने उड़ा दिया तितली को वहां से, और वो दुखी हो गई, और वो तितली उड़ के गई और फिर वापस आई और वहीं बैठी. और इस बार फिर वो नाली में गई पूरे पब्लिक के सामने. This girl went into the nali and caught that butterfly with her fingers, and she brought it to me. It was your beginner's luck जो होता है ना. I have been searching for that butterfly all my life. It had been recorded from the Western Himalaya in 1910. और उसके बाद से 100 साल से वो गायब था. 110 साल तक गायब था. और जब आया तो ये नाली से पकड़ लिया. Wow. So you don't know where the beginner's luck happens. Anyway, so this is called the red breast, and this is another specimen, of course. And she brought that specimen to me here. So she came and we published that thing, and she was in the front page of the Times of India, so she got a bit of publicity. But कभी शर्माना मत कि वो नाली में थी, लोग क्या कहेंगे वो नाली में. Then she went to bed, and of course बाकी सब जल के रहा. But तुम भी तो जाओ नाली में निष्ठा होती है ना. Sir, what's the name of that species? The red breast, Papilio alcmenos. Okay, thank you. ALCMENO. Yeah, we finished that. Okay. Sorry, that species is still... Yes. Now it's been there for the past few years, but it will move out again. We don't know what. It's the extreme western range. Right. So it's a border. So we don't know what factors will change which will cause it to move out and then come back again. We don't know. But it's just documenting that yes, it is back. Thank you so much, sir. We are running late, so we can have discussion during the trail. Now we'll divide into 4 groups and we'll go for the trail.